पर लाने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश में कई तरह की छूट दी। इंश्योरेंस में 49% और मल्टी ब्रांड रिटेल में 74% तक एफडीआई को मंजूरी। रुपए को ज्यादा दमदार बनाने की रिजर्व बैंक की कोशिशों का असर हुआ। 58 पैसे मजबूत होकर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा रुपया। आरबीआई के कदमों से शेयर बाजार को कर्ज महंगा होने का डर। सेंसेक्स निफ्टी 1% फिसले, बैंक शेयरों का बुरा हाल। जेट एहतियात सौदे के लिए डेडलाइन अक्टूबर तक बढ़ने के आसार। सरकारी मंजूरी उलझने के बाद दोनों कंपनियां समय बढ़ाने को मजबूर। कर्नाटक में नहीं लगेगा $5.3 अरब का पॉस्को प्लांट। जमीन मिलने में दिक्कत के चलते कंपनी ने राज्य से निकलने का फैसला किया। 8 साल बाद मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की। आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार। अब मैं आपके साथ हूं विपिन भट्ट। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। निवेशकों को ठगने वाली स्कीम पर रोक लगाने के लिए सरकार ला सकती है अध्यादेश। कल कैबिनेट की बैठक में फैसला होने के आसार। इस साल का सेल सीजन रिटेलरों के लिए ग्राहकों की बरसात लेकर आया है। इस साल 25% ज्यादा हो रही है बिक्री। गिरती बिक्री ने ब्लैकबेरी को सस्ता फोन लॉन्च करने पर मजबूर किया। लेकिन क्या 25,000 के नए नवेले ब्लैकबेरी Q10 में है दम? करेंगे दूसरे स्मार्टफोन से तुलना। सरकार और रिजर्व बैंक का फिलहाल पूरा जोर रुपए को मजबूत करना और डॉलर की सप्लाई बढ़ाने पर है। इसी दिशा में आज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कई सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा या तो बढ़ा दी गई है या फिर आसान कर दी गई है। इस खबर की डिटेल लेने के लिए हमारे साथ है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, और बाजार का इस पर क्या इम्पैक्ट कल पड़ेगा बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी जॉयनील मुखर्जी। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्व DIPP सचिव अजय दुआ से और BMR एडवाइजर्स के विवेक गुप्ता से, जो मर्जर और एक्विजिशंस के एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे पहले खबर लेते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण, 20 में से 13 सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ा दी गई है। कौन से सबसे महत्वपूर्ण फैसले हुए आज? देखिए, इस बैठक में कुल 12 सेक्टर में एफडीआई की सीमा या फिर एफडीआई के नियमों में फेरबदल किया गया है। जहां तक कि एफडीआई की सीमा बढ़ाने की बात है, उसमें से 4 सेक्टर है जिसमें एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को फायदा होगा वो है टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें 74% एफडीआई की सीमा बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। 100% से टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई की छूट अब होगी। उसमें 49% तक अगर एफडीआई की जाती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रूप से होगा, यानी सरकार से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। और अगर 49% से ज़्यादा एफडीआई किया जाता है तो वहाँ पे एफआईपीबी से मंजूरी लेना जरूरी होगा। दूसरा जो सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होना है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के उस प्रोडक्शन हिस्से में खासतौर से एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पे एफडीआई की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो 26% से ज़्यादा की एफडीआई 100% तक एफडीआई यहाँ की जा सकती है। और इसमें यहाँ पे 26% से ज़्यादा की एफडीआई किए जाने पर एफआईपीबी से मंजूरी लेना जरूरी होगा और फिर कैबिनेट कमेटियों सेक्रेटरी से यहाँ पे मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके अलावा जो छोटे मोटे सेक्टर हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इसमें एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है। बाकी सेक्टर में जिसमें 49% तक एफडीआई है, एफडीआई के नियमों में फेरबदल किया गया, यानी इस सेक्टर में एफडीआई के लिए आपको सरकार से मंजूरी जरूरी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सरकार से ऑटोमेटिक रूप से होगा, यानी आप सीधा आरबीआई को बता करके यहाँ पे एफडीआई से कर सकते हैं। जी हाँ लक्ष्मण, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच दिन 2 चीजों को लेकर बड़ी बातें हो रही थी। एक तो मल्टी ब्रांड रिटेल और दूसरा एविएशन। तो वहां पर हमने कुछ होते हुए नहीं देखा। मल्टी ब्रांड रिटेल में तो कुछ हुआ ही नहीं, एविएशन में भी कुछ यहाँ खास नजर नहीं आया। जो चीजें थी पहले से मौजूद है, क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पे मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% से एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव था। सिविल एविएशन में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन यहाँ पे बैठक के दौरान काफी इस पे चर्चा हुई। एमएसएमई मंत्रालय ने इस आपत्ति जताई, एविएशन मंत्री ने इस आपत्ति जताई। फिर ये तय हुआ कि चूंकि एविएशन सेक्टर में एफडीआई का रास्ता अभी ज्यादा किया गया, सीमा अभी भी बढ़ाई गई है। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% एफडीआई पहले अभी भी छूट दी गई है। अभी इस सेक्टर में थोड़ा सा एफडीआई आने दिया जाए, इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर को लेकर बात करें, यहाँ पर सरकार ने यह जरूर तय किया है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर से जुड़ी हुई शर्तों में सरकार ढील दे सकती है। यानी मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई की सीमा नहीं बढ़ने से निराशा जरूर हुई है, लेकिन शर्तों में छूट देकर सरकार इस सेक्टर में एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना चाहेगी। जी लक्ष्मण, साथ में देख लेते कि वाणिज्य मंत्री ने क्या कहा। उनका कहना था कि एफडीआई के नियम आसान करना आर्थिक विकास के लिए जरूरी था। विदेशी निवेश नीति का, एफडीआई नीति का
मकसद देश में विदेशी पूंजी लगाना है, जिससे उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े और आर्थिक विकास के लिए। उसका एक ओवरव्यू आज लिया गया, समीक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, पूर्ण रूप से समीक्षा की गई। और ये समीक्षा करने से पहले हमारे मंत्रालय ने हर संबंधित मंत्रालय, विशेषकर वित्त मंत्रालय से बातचीत करी और ये प्रपोजल्स, जो प्रस्तावनाएं हम लेकर गए हैं आज की बैठक में, उनको अंतिम स्वरूप देने से पहले वित्त मंत्री और मेरी विस्तार से चर्चा हुई थी। और अब हमारे साथ डीआईपीपी के पूर्व सचिव अजय दुआ और बीएमआर एडवाइजर्स के विवेक गुप्ता, आप दोनों का ही स्वागत है। दुआ साहब, पहले आपसे, सरकार आज बड़े फैसले लेने के लिए बैठी थी और 20 सेक्टर्स पे बातचीत की, 13 में उन्होंने परिवर्तन किया, एफडीआई की सीमा बढ़ाई, लेकिन जो खास बात हमने देखी वो ये कि उन्होंने रूट्स को चेंज करने पर काफी ज्यादा फोकस रखा है। यहाँ पर एफआईपीबी से ज्यादातर जगहों पर ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया है। तो ये जो रूट चेंज करने वाला सरकार का काम है, आपको लगता है कि इससे अब विदेशी पैसे को खींचना आसान हो जाएगा पहले के मुकाबले? जी जरूर, थोड़ा पहले के मुकाबले आसान होगा, पर मुझे लगता नहीं कि इसके कारण एकदम, आज के निर्णयों के कारण एकदम विदेशी पूंजी भारत में जल्दी आएगी, कि भारत के पहले से बहुत ज़्यादा आएगी। इन सब चीज़ों में रूट का जो विषय बात कर रहे हैं, 12 में से 8 वो विषय हैं जिसमें भारत में भी इन्वेस्ट करना हो, निवेश करना हो, वो उसको अपने प्लान में लेंगे कि अगर पहले ऑटोमेटिक था, अब 6 महीने और दीजिए, कारण हो सकता है कि ये सब अप्रूवल रूट में 4 से 6 महीने लग जाएंगे। और लिमिट बढ़ाने की, जो वह सीमा बढ़ाने की बात की गई है, वो सबसे बड़ा निर्णय आज लिया गया है टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन के बारे में। 74% से 100% कर दिया गया है, पर वो अच्छा किया गया, जरूरत भी था। और जो कमेटी, सरकारी अफसरों की कमेटी थी हमारा जी के नीचे, उसका उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। पर टेलीकॉम में और बहुत विषय हैं जिनको हमें पहले सॉल्व करने की जरूरत है। बेसिक प्राइस, ऑक्शन सिस्टम और सब जो इंक्वायरीज वगैरह इतने बरसों से हो रही, लोगों को मन में डर लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उसका भी प्रभाव एकदम होगा। डिफेंस के बारे में जो दूसरी चीज़ की लिमिट बढ़ाई गई है, लिमिट बढ़ाई नहीं गई, वो ओपन किया गया है बस, कि 26% तक लिमिट रहेगी। उससे ऊपर हुआ तो रक्षा मंत्रालय निर्णय लेगा कि कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम उसके लिए खोल दिया जाए। मैं इसमें एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, शायद सब आपके व्यूअर्स को मालूम ना हो, ये पॉलिसी हमने पहले भी इम्प्लीमेंट की है। 26% से ज़्यादा एफआईपीबी डिफेंस सेक्टर में हमने पहले भी केस बाय केस बेसिस में देखा है, और 1-2 केसेस मुझे भी मालूम है जिसमें हमने 26% से ज़्यादा किया था, क्योंकि रक्षा मंत्रालय को लगा कि वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी देने वाले थे वो 26% पे आने को तैयार नहीं थे। तो हमने आज जो किया है, अच्छा किया है, सिंप्लीफाई किया है, लोगों के लिए थोड़ा भारत को और अट्रैक्टिव बनाया है। पर मेरे हिसाब से जो लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव थे, हमने वो सब ऑलमोस्ट सारे के सारे टेलीफोन के अलावा डेफर कर दिए गए हैं। ऑयल एंड गैस, कच्चा तेल, नैसर्गिक वायु। जी, यहाँ पर विवेक गुप्ता को मैं लाना चाहूंगी, दुआ साहब उनकी भी राय ले लेते हैं। यहाँ पर दुआ साहब, विवेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कर रहे हैं और उसको थोड़ा जनरलाइज अगर करें, टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल लेते हुए संकेत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ बाकी है। क्या निवेशकों के लिए ये अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा? डॉलर की खोज में जो सरकार निकली है वो मिल पाएंगे उनको या नहीं आपके मुताबिक? देखिए, बहुत इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में की जाती है वो सेंटिमेंट पे आती है। तो पहली बात ये है कि सेंटिमेंट के लिए ये बहुत पॉजिटिव मूव है जो गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने ये दर्शाया है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात सुन रहे हैं। अभी हमारे मंत्री लोग, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर वाशिंगटन से आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने चर्चा की वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो उनकी बात सुनते हुए भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये एक सेंटिमेंट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाकी मैं दुआ साहब से सहमत हूँ कि जब तक और स्टेप्स ना लिए जाएं
तब तक एक्चुअल हार्ड कैश डॉलर आना मुश्किल है। टेलीकॉम में, इंश्योरेंस में अगर पार्लियामेंट की नॉड मिलती है, ये दो सेक्टर हैं जहां ज़्यादा पूंजी निवेश हो सकता है। पर उसके अलावा जो बाकी सारे स्टेप्स लिए गए हैं वो सेंटिमेंट के लिए ज़्यादा हैं, ईज़ के लिए ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जहां तक मल्टी ब्रांड रिटेल का ताल्लुकात है, अभी तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं बढ़ा रहे, पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो उन्होंने पहले क्लैरिफिकेशंस दी थी उससे जो इन्वेस्टर्स को दिक्कतें आ रही हैं, गवर्नमेंट उसको एग्जामिन कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेप है। तो मैं ये मानता हूं कि सेंटिमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसको एक्शन करने में गवर्नमेंट को और स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, पर एटलीस्ट गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शनल थिंकिंग दिखाई है और वो डायरेक्शनल थिंकिंग पॉजिटिव जी विवेक, इसी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए जो टाइमिंग पे हम बात यहाँ पर जोर दे रहे हैं काफी ज्यादा कि अब इस समय जबकि ग्रोथ करीब 4 और 5 के बीच में पहुंच चुकी है, इलेक्शन से 1 साल बाद है, सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर सरकार के हाथ में चीजों को मूव करने की आजादी नहीं होगी अगले 1 साल के अंदर। आपको लगता है ये टाइमिंग ठीक है? देखिए, टाइमिंग मेरे ख्याल से इकोनॉमी से भी डिक्टेटेड है, पॉलिटिक्स के अलावा। तो जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके चलते जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है, इस समय हमें ये स्टेप्स लेने नेसेसरी हैं। अगले साल इलेक्शंस में क्या होता है, कौन आता है, किसी को मालूम नहीं है, पर ये जो स्टेप्स भारतीय गवर्नमेंट ले रही है और होपफुली जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, शायद कांग्रेस आए, कोई और गवर्नमेंट आए, वो भी इन स्टेप्स को आगे चले, तो पॉजिटिव तो है। तो गवर्नमेंट अभी पॉलिटिकल ये डिसीजन मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ज़्यादा इकोनॉमिक डिसीजन है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुकात है, सेंटिमेंट के चलते कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगी, बाकी एटलीस्ट गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने का। जी, यहाँ पर दुआ साहब, जो ग्लोबल सिचुएशन है इस वक्त, क्या उसके मुताबिक आपको लगता है कि जो दरवाजे खोले गए हैं उस दरवाजे के बाहर कतार में सूटर्स खड़े हैं? क्या इतने ज्यादा तादाद में इन्वेस्टर्स इस एक पॉलिसी डिसीजन के लिए रुके हुए थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज के जो निर्णय लिए गए हैं, जिसको अभी फॉर्मल कैबिनेट वगैरह सरकार ने अप्रूवल लेनी है, कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। विश्व में बहुत सालों की आर्थिक मंदी चल रही है। आर्थिक मंदी के शुरुआत में भारत लोगों को ठीक लगा, हमारे यहाँ पैसा आता रहा। अब पिछले 2-3 साल से लोगों को, जो निवेशक हैं, उनको लग रहा है कि भारत के अलावा और भी कई देश हैं जहाँ पे निवेश कर सकते हैं। उसमें इंडोनेशिया देखिए, वियतनाम देखिए, ब्राज़ील अभी हाल तक वो ठीक था। ऐसे कई देशों से हमें कंपटीशन मिल रहा है और पैसे लाने का। चीन में मंदी है तो अब अमेरिका खुल गया है, लोगों को अमेरिका के ऊपर अब विश्वास हो रहा है। तो मुझे लगता है हमें और बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर बड़े पैमाने पे हमने आर्थिक विदेशी पैसा हिंदुस्तान में लाना है। हमें और FDI कैप्स बढ़ाने पड़ेंगे और सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं, ज़मीन, आसानी से ज़मीन कैसे मिले, भारत में सब किस्म की अप्रूवल्स वो कैसे मिले, और कई प्रदेश हैं, जो कई स्टेट्स हैं, वो अभी भी आर्थिक निवेश को सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट समझते हैं और अपने आप जो उनको करना चाहिए नहीं करते। मुझे लगता है जब तक ये इसके साथ साथ गवर्नेंस, मतलब पब्लिक शासन इंप्रूव नहीं होता, तो एकदम भारत में ज़्यादा पैसा नहीं आने वाला और उसका असर रुपए की वैल्यू पे या भारत में निवेश का रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल दुआ साहब, शुक्रिया आपका, और साथ में ही विवेक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लक्ष्मण भी हमारे साथ थे। बात तो सीधी सीधी यही है कि अब न्योता दे दिया है, आमंत्रण कर दिया है निवेशकों को, लेकिन घर आने के बाद उनका क्या हशर होगा या क्या उनकी एक्सपीरियंस होगी, ये अभी तक क्लियर नहीं, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आने के बाद आप उनका स्वागत कैसे करते हैं, आगे कैसे लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही चर्चा करेंगे कि आज रुपए का क्या हाल रहा और उसने बाजार को किस तरह से इंपैक्ट किया। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद।
साथ में ही बाजार को नहीं रास आए आरबीआई के कदम, बाजार का पूरा हाल देखेंगे आगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की जो सरकार ने लिया है। कई सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है, विदेशी निवेश का रूट भी आसान किया गया है। इसका बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, बताने के लिए अब हमारे सहयोगी जोनील मुखर्जी जुड़ रहे हैं। जोनील, आपने बाजारों के कई जानकारों से बात कर ली है, इस खबर के आने के बाद क्या सेंस बन रहा है? देखिए, बाजार को ये पसंद आएगा और कल हम देख सकते हैं कि बाजार में खरीदारी लौटेगी और बाजार ऊपर खुल सकते हैं। फिलहाल हो सकता है कि निफ्टी फिर से एक बार कोशिश करे 6000 पे जाने की, लेकिन अगर आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा सिग्नल है जो सरकार दे रही है फिलहाल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे एफडीआई की सीमा जो है वो कई सेक्टर्स में बढ़ा दी गई है, रूट आसान कर दिया गया है। पहले एफआईबीबी के तहत होता था जहां 2 साल लगते थे, अब अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक रूट में 6 महीने में ये पैसा आ सकता है। बाजार ने देखा है कि पिछले साल अगर आप देखें 2012-13 में करीब $22 बिलियन एफडीआई के तहत आया, उसके पहले वाले साल में $36 बिलियन था, यानी कि $14 बिलियन कम आया 2012-2013 में। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सिग्नल दे रही है फिलहाल, और बाजार को ये पसंद आएगा। टेलीकॉम आप देखेंगे भारतीय और आइडिया आज ऊपर थे, तो बाजार को एक सेंस हो गया था कि शायद टेलीकॉम में कुछ निकल कर आ सकता है, कल शायद उसमें और थोड़ा बिल्डअप देखें। इंश्योरेंस में हम देखेंगे फिलहाल थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी निवेशित हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की सोचेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, इनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरी कई सारी अगर आप देखेंगे पावर एक्सचेंज हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, यहां पर रूट जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया गया है, तो ये बाजार को काफी हद तक पसंद आएगा। कल बाजार में हम अच्छी खरीदारी देख सकते हैं। चलिए, तो कल यहाँ बाजार में अच्छी रिकवरी, अच्छे सेंटिमेंट्स के कारण अच्छी बढ़त आने की उम्मीद दिख रही है। और अब इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से क्या फायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हमारे साथ है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। यहाँ पर 49% तक बढ़ा दिया गया है, 26% से बढ़ा के 26 से 49 कर दिया, 49% कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक जो बात जब हम कर रहे थे पूरी चर्चा के दौरान, तो है कि संसद ये अकेला ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको पार्लियामेंट्री मंजूरी लेनी होगी। आपको लगता है कि ये हर्डल है अभी भी? नहीं, जहां तक संसदीय अप्रूवल का सवाल है वो तो बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बिल के बारे में पिछले 10 साल से बात कर रही है और अभी तक ये बिल पार्लियामेंट में प्लेस हुआ है, पर इसके बारे में चर्चा नहीं हुई और ये पास नहीं हुआ है। तो ये जो एफआईबीबी अप्रूवल की उन्होंने बात की है, ये तो बहुत ही मेरे हिसाब से छोटा सा हर्डल है। बड़ा हर्डल अभी हमारे सामने है। बट अगर हम इसमें थोड़ा सा पीछे हट के देखें तो ये जरूर लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये हिंट या इंडिकेशन दिया है एफआईबीबी ऑटोमेटिक अप्रूवल का 26 to 49, इसका मतलब गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इंटेंशन शायद ये है कि वो पार्लियामेंट में भी इस बिल को लाएंगे और अप्रूव कराने की कोशिश करेंगे। ये अभी इस समय तो स्पेकुलेशन ही है, बट अदरवाइज इस चेंज को लाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक इंडिकेशन इंटेंट का है कि गवर्नमेंट अभी भी चाहती है कि किसी तरह से इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट में, इंश्योरेंस और पेंशन बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए। जी, यहाँ पर चौधरी साहब, पूरे सेक्टर के लिए किस तरह की एपेटाइट आपको नजर आ रही है? जैसा आप कह रहे हैं कि मॉनसून सेशन में इसको पास भी होना है और वो सबसे बड़ा एक हर्डल होगा, लेकिन मानिए ये पास हो भी गया, तो आपको लगता है कि उतनी एपेटाइट बनी हुई है, उतने लोग रुके हुए हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर खुल जाए और वो यहाँ पर आके निवेश करें? हाँ, जहां तक आप जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनके पब्लिक स्टेटमेंट देखें तो आई थिंक सभी फॉरेन शेयर होल्डर्स ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो जरूर अपना इक्विटी स्टेक बढ़ाना चाहेंगे। और लोग कुछ एस्टिमेट भी किए गए हैं इस मामले में, और एस्टिमेट ये कहते हैं कि कम से कम $4 से $5 बिलियन तक का मनी आ सकता है अगर ये 26 to 49% तक अलाउ किया जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वैल्यूएशन जरूर बढ़े हैं, और जैसे ये टाइम पास होता गया है, जिस वैल्यू पे फॉरेन शेयर होल्डर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने शेयर खरीद सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, उसमें $4 से $5 बिलियन ओवर ए पीरियड टाइम जरूर इंडस्ट्री में आ सकता है। तो अमिताभ, ये एक थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने भी कहा कि स्टेक बढ़ा लेंगी, तो आपको क्या लगता है इस मूव के बाद जिनका 26 से वो 49 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या नई कंपनीज आना चाहेंगी, और अगर आना चाहेंगी तो वो कौन से 2-4 नाम हो सकते हैं? देखिए, मेरे पार्ट पे गलत होगा कि मैं कंपनी के नाम स्पेकुलेट करूं, बट हाँ, ऐसी काफी कंपनीज हैं जो इंडिया में काफी इंटरेस्टेड हैं, बट कुछ केसेस में क्योंकि केवल 26% उनकी यहाँ इक्विटी स्टेक अलाउड है, वो यहाँ कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर सकती है। उनको लगता है कि शायद वो इस फॉर्म और शेप में ना आना चाहें। इतनी ज्यादा कंपनीज नहीं है, क्योंकि जो 23 कंपनी आज की तारीख में मार्केट में है, ऑलमोस्ट
वर्ल्ड की हर ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आज की तारीख में रिप्रेजेंटेड है, और ऐसे 3-4 नाम जरूर दिमाग में आते हैं जो शायद यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं अगर 26 से 49% तक अलाउ कर दिया जाए। मेरे हिसाब से उनके नाम लेना ठीक नहीं होगा। जी अमिताभ, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अमिताभ कहते हुए कि जरूर फायदा होगा यहाँ पर सेक्टर को, और कुछ नई कंपनीज भी हम आते हुए देख सकते हैं, बशर्ते जो मेजर हर्डल है कि इसे पार्लियामेंट से क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि एकमात्र सेक्टर है जहां पर सीमा तो आप बढ़ा देंगे अपने फैसले से, लेकिन उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना होगा। आगे बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ने रुपए को मजबूत करने के लिए जो दवा दी उसके साइड इफेक्ट से बाजार पस्त हो गया। कर्ज महंगा होने से के डर ने आज बाजार के सभी रेट सेंसिटिव शेयरों को नीचे पटक दिया। सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स आज 1% नीचे आया। अचानक आई इस गिरावट ने एक बार फिर सेंसेक्स को 20,000 और निफ्टी को 6,000 के नीचे ला दिया। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि सेंसेक्स अपने निचले स्तरों से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी करने में कामयाब रहा। और नियम कायदों में उलझ सकती है जेट एतिहाद डील, सेबी डाल सकता है नई अड़चन। पॉन्जी स्कीम्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या की है खास तैयारी, देखिए इस ब्रेक के बाद। जेट एतिहाद सौदा फिलहाल टेक ऑफ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जेट एयरवेज और एतिहाद दोनों इस सौदे की डेडलाइन को अक्टूबर तक बढ़ा सकती हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता कृतिका सक्सेना से। कृतिका, जेट एतिहाद सौदे के करार में अब क्या क्या फेरबदल होते हुए दिख रहे हैं, क्या मुश्किलात आ सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेगा? जी हाँ, जब एतिहाद और जेट एयरवेज ने शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन किया था डील के लिए, एक पर्टिकुलर क्लॉज था जो एक डेडलाइन क्रिएट करता था पूरे रेगुलेटरी अप्रूवल आने के लिए। जो बेसिकली ये जो क्लॉज था उसे कहते हैं लॉन्ग स्टॉप डेट क्लॉज। उन लोग ने ये शेयर परचेस एग्रीमेंट में इंक्लूड किया था, और उस लॉन्ग स्टॉप डेट क्लॉज के तहत सारे रेगुलेटरी क्लियरेंसेज, FIPB, CCI, सेबी और बाकी के जितने भी रेगुलेटरी क्लियरेंसेज इंडिया में हैं वो 31 जुलाई तक आ जाने चाहिए। तो वो डेडलाइन अभी क्लियरली नहीं मीट कर पाएंगे जेट एयरवेज और एतिहाद, क्योंकि सारे तीनों जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने ये कंसर्न रेज किए हैं और जेट एयरवेज और एतिहाद को कहा है कि पूरा डील को रिवर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे सूत्रों ने हमें कहा है कि जो ये जुलाई 31 का जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड किया जाएगा और वो लॉन्ग स्टॉप डेट क्लॉज को अमेंड किया जाएगा। एक्सटेंशन करीबन अक्टूबर-नवंबर तक हो सकता है। इसके आगे हमारे सूत्रों ने हमें ये भी कहा है कि दोनों कंपनीज एक अमेंडेड एग्रीमेंट की तरफ वर्क कर रही हैं। एक अमेंडेड एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगी जो बेसिकली सारे रेगुलेटरी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए अमेंड किया जाएगा। तो जो 3 एरिया जो अमेंड हो सकते हैं वो एक है बोर्ड स्ट्रक्चर, जो दोनों कंपनियों का जो जेट एयरवेज का होगा डील होने के बाद। एक है नॉमिनेशन कमेटी जिसमें एतिहाद के और जेट एयरवेज के एग्जीक्यूटिव्स होंगे। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अमेंडमेंट्स कंट्रोल इशू को लेके। तो कंट्रोल इशू काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने रेज़ किया है, कहते हुए कि ये क्लियर नहीं है कि एतिहाद का इक्विटी या तो ऑपरेशन या तो ओनरशिप में कंट्रोल होगा या नहीं। तो अमेंडमेंट्स वो पर्टिकुलर कंसर्न, कंट्रोल इशू के कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए अमेंड किया जाएगा। जी कृतिका, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। जेट एतिहाद सौदे के लिए रोज नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अब सेबी ने कहा है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मालिकाना हक लेती है तो उसे ओपन ऑफर लाना होगा। हालांकि सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जेट एतिहाद सौदे की तरफ ही था। सेबी चेयरमैन के मुताबिक 25% से ज्यादा हिस्सा लेने पर तो ओपन ऑफर लाना ही होता है, लेकिन 25% हिस्सा लिए बिना भी अगर कोई किसी कंपनी में मालिकाना हक लेता है तो भी ओपन ऑफर जरूरी होगा। अब अबू धाबी की एयरलाइन एतिहाद जेट एयरवेज में 24% हिस्सा ले रही है, जिसके साथ उसे जेट में वोटिंग राइट्स और दूसरे अधिकार भी मिल सकते हैं। SEBI's position is very clear about any deal. I'm not talking of any specific deal. That if somebody has acquired a stake in a company beyond a certain threshold, then that acquirer has to make an open offer to others. That is the first position. The second position is even if the acquirer has got less than the threshold, but he has got control over the company, then also he has to make an open offer. So SEBI will be looking into any case where there is a suspicion or belief that control has been acquired. It will apply its tests and take a decision.
जमीन अधिग्रहण में देरी और अर्थव्यवस्था के खराब हालात की वजह से स्टील की दिग्गज कंपनी पॉस्को ने आखिरकार कर्नाटक के अपने प्रस्तावित प्लांट को रद्द करने के लिए घोषणा कर दी है। सालाना 6 MT क्षमता वाले इस प्लांट के लिए कर्नाटक सरकार और कंपनी के बीच 2010 में करार हुआ था। कंपनी ने 2011 से इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिशें भी शुरू की, लेकिन किसानों और कुछ धार्मिक नेताओं के विरोध की वजह से जमीन अधिग्रहण का काम बीच में ही रोकना पड़ा। कंपनी ने हालांकि कहा कि आगे कर्नाटक से निवेश को कोई अच्छा मौका मिलता है तो इसे बारे में जरूर विचार करेगी। और 8 साल मुंबई में बार फिर होंगे गुलजार, दिखेगा जलवा बार बालाओं का। और साथ ही ब्रेक के बाद मुंबई को बिंदास बनाने का हमारा खास आयोजन। बात होगी शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नार्वेकर से। डॉलर लाने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश में कई तरह की छूट दी। टेलीकॉम में 100% FDI को मंजूरी, लेकिन एविएशन सेक्टर के लिए नहीं बढ़ी सीमा। रुपए को ज्यादा दमदार बनाने की रिजर्व बैंक की कोशिश का असर दिखा। 58 पैसे मजबूत होकर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा रुपया। RBI के कदमों से शेयर बाजार को कर्ज महंगा होने का डर। सेंसेक्स निफ्टी 1% फिसले, बैंक शेयरों का बुरा हाल। जेट एहतियात सौदे के लिए डेडलाइन अक्टूबर तक बढ़ने के आसार। सरकारी मंजूरी उलझने के बाद दोनों कंपनियां समय बढ़ाने को मजबूर। कर्नाटक में नहीं लगेगा 5.3 अरब डॉलर का पॉस्को प्लांट। जमीन मिलने में दिक्कतें के चलते कंपनी ने राज्य से निकलने का फैसला किया। और 8 साल बाद मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार पर 8 साल पहले लगी रोक हटा दी है। हालांकि इस फैसले के बाद बार मालिकों को फिर से लाइसेंस के लिए अर्जी देनी होगी। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बारों पर पाबंदी लगाई थी। 2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक हटा दी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि डांस बार के चलते युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। वहीं बार डांसरों की दलील थी कि बार में डांस करना ही उनकी रोजी रोटी है। एक अनुमान के मुताबिक 2005 में पाबंदी लगने के वक्त मुंबई के करीब 1400 डांस बार में करीब 1 लाख बार गर्ल्स काम करती थी। This is the victory of the poor girls. Nobody has ever spoken, nobody has ever cared for those girls, where they have gone, what they have suffered. Has anybody taken care of that these girls are being spoiled? They are exploited by the politicians, they are exploited by all the people. They had to go to the Gulf countries, they had to go for campaigning of the political parties, and they have been always misused. But the only thing is that whatever, all is well that ends well. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से CNBC आवास की मुहिम बनाओ बिंदास मुंबई को भी बल मिला है। हमने जो मुहिम शुरू की है उसका मकसद ही यही है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कल्चर पर जिस तरह से तरह तरह की पाबंदियां थोपी जा रही हैं, उससे ये शहर अपनी चमक खोता जा रहा है। हम सिर्फ मुंबई के नाइट लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल सिटी के लिहाज से यहाँ क्या होना चाहिए, इस पर मुंबईकरों की बात सामने ला रहे हैं। वैसे तो सरकार डांस बार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रुख अभी तय करेगी, लेकिन आवास के मंच पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और पर्यटन मंत्री छगन भुजबल मान चुके हैं कि मुंबई को बिंदास बनाने के लिए पाबंदियों से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस परमिशंस लगती हैं। कुछ तो हमारी पुरानी लेगेसी है, कॉलोनियल टाइम की लेगेसी है, उसको हटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ ही में जो लाइसेंस और परमिट्स वगैरह लगते हैं उनको कम करने के लिए हमने कुछ ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं, कुछ कमिटीज़ बनाई है। तो जो आवश्यकताएं होती है एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में, वो हमको करना पड़ेगा। उसके लिए हम मिलकर कर रहे हैं। हम ज़्यादा ही संस्कृति रक्षक बन रहे हैं। संस्कृति रक्षक जरा भी कुछ तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं करना है, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये मुंबई जो है ये पहले से एक लाइव सिटी रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके ऊपर इतने बंधन एक कुछ घटना बनती है तो सारे के सारे जो है प्रोग्राम उसके ऊपर जो है कई सारी पाबंदियां आ जाती हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, खासकर शिवसेना का, जो पहले से ही डांस बार का विरोध करती रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नार्वेकर। राहुल जी, शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया है? आज एक तरह से आप सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी मुहिम थी कि डांस बार बंद ही रहे। देखिए, डांस बार के विषय में जो आज वर्डिक्ट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सरकार की पूरी तरीके से एक असफलता सामने आई है इस केस को सही तरीके से, उचित तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखने में। दूसरी बात, जब ये लॉ पास हुआ था असेंबली में और जब इसके ऊपर डिबेट हुई थी दोनों सदनों में, यानी विधान परिषद और विधानसभा में, तब सरकार ने इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव जो समझाया था वो यही था कि हमें इन बार डांसर्स जो लड़कियां हैं उनको इससे बचाना है और उनको रिहैबिलिटेट करना है और साथ ही साथ एक सोसाइटी का क्लेंजिंग करना है। मगर इन दोनों ऑब्जेक्टिव को सरकार ने किसी भी तरह पूरा नहीं किया और अपना हमेशा की तरह अपना जो उन्होंने कमिटमेंट दी थी वह फुलफिल नहीं कर पाए। आज आप मुझे बताइए 75,000 से लेके 1 लाख बार बालाएं हैं, इनमें से 2% को भी सरकार ने रिहैबिलिटेट नहीं किया है। 2% मैं नहीं समझता 1 को भी रिहैबिलिटेट किया है। तो इसीलिए मैं समझता हूं इस सरकार ने ना सिर्फ समाज के साथ धोखा किया है पर संपूर्ण विपक्ष और संविधान के साथ भी धोखा किया है। राहुल जी, लेकिन मुंबई में बार डांस का खुलना एक छोटी बात है, लेकिन सीएनबीसी आवाज उससे एक बड़ी मुहिम में जुटा है। वो है कि सीएनबीसी आवाज पिछले कई दिनों से बता रहा है कि किस तरह से मुंबई का पुराना रुतबा छिन गया है, कैसे मुंबई दुनिया के दूसरे इंटरनेशनल शहरों के मुकाबले कहीं पीछे छूट गया है। जो एक बिंदासपन मुंबई के अंदर होता था अब वो नहीं बचा है। चाहे आप नाइट लाइफ की बात करें, जो एक जनरल नाइट लाइफ है, चाहे आप यहाँ सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप यहाँ एक आज़ादी जो एक महसूस करता था आम मुंबई कर घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में, वो कहीं खोती गई है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से हम कैसे मुंबई को उसी तरह से बिंदास बना सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, डांस बार होने से कोई शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में नहीं आता है। नहीं जी, राहुल जी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की जरूरत है। जी राहुल जी, अच्छी फैसिलिटीज होने की जरूरत है। जी, मैं एक मिनट आपको रोक। मुंबई की नाइट लाइफ की अगर आप बात करें तो राहुल जी, बहुत अच्छी नाइट लाइफ है मुंबई में। बहुत अच्छे सिनेमाज है, मल्टीप्लेक्सेस है, रेस्टोरेंट्स है, थिएटर्स है, ड्रामा अकेडमीज है, तो काफी एंटरटेनमेंट मुंबई में है। मगर डांस बार लाकर मुंबई को, राहुल जी, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। यहाँ पर हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। हम नहीं कह रहे हैं कि मुंबई की नाइट लाइफ या बिंदासपन मतलब डांस बार खुल जाए, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है, उस पर दूसरे राय है लोगों के अलग अलग, उस पर हम फोकस नहीं करें। वो महज एक खबर है जो आज आई है। मुद्दे पर आते हैं। बात यह है सर कि जो मुंबई का बिंदासपन है वो कुछ हद तक राजनीतिक दलों की वजह से भी खत्म हुआ है। जो मॉरल पुलिसिंग आ गई है शहर में, वो कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर इतनी सी बात कि आपकी पार्टी में से ये सुझाव आया था कि जो मैनिकिन्स हैं दुकानों के सामने, उनको आप पूरे कपड़े पहना दो। वैलेंटाइंस डे पर लेकर जितना हो हल्ला हुआ था पिछले कुछ सालों में, एक जो खुलापन था मुंबई का वो खत्म हो गया। हर जगह डर लगता है। ये आप मानेंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आपने 2 मुद्दे उठाए, एक तो मैनिक्विन का मुद्दा और दूसरा मुद्दा एक मॉरल पुलिसिंग का। मेरे ख्याल से यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और शहर को मॉरली साउंड रखे तो मुझे नहीं लगता है किसी भी विपक्ष दल या किसी भी और दल को या संगठन को कोई भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। मगर सरकार अपने कामों से पीछे हट रहा है, इसीलिए अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से अन्य लोगों को इसमें एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। जहां पर मैनिक्विन्स का सवाल आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्शनेबल डिस्प्ले अलाउड नहीं है, इट इज इन फर्दरेंस टू दैट। और इस विषय से और उस विषय का कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें बेबुनियाद बहस में इंडल्ज करना चाहिए।
नहीं, मोटी बात है कि चलिए शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की आपने बात की, एक एटीट्यूड को ये बताता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया नार्वेकर साहब, जो 1:30 बजे की डेडलाइन है मुंबई शहर में, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के नाते आप इसकी तुलना शंघाई से करना चाहते हैं, आप इसको एक इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहते हैं। इसका प्रॉब्लम सरकार है। जो फॉरेन टूरिस्ट की तादाद है, नार्वेकर साहब मुझे सवाल, मैं आपको पूरा मैं अपना बता दूं, जो फॉरेन टूरिस्ट की तादाद है वो बहुत कम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा पर है भी कि कैसे मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी बनाए? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं लाइसेंस राज की। लाइसेंस राज में ही पाबंदियां लगाकर सरकार ने पैसा लूटने का काम किया। उसी तरह से आज भी अगर आप देखेंगे, बॉम्बे पुलिस एक्ट में ये प्रोविजन है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होटल्स नहीं चल सकती है, रेस्टोरेंट्स नहीं चल सकती है। ये कानून बने थे 20, 25, 30, 40, 60 साल पहले। आज के जमाने में जब दुनिया बदल रही है, उसके साथ इन कानूनों को भी मॉडिफाई करने की जरूरत है। जैसे आपने सही तरीके से कहा, 1:30 बजे के बाद आप एक होटल नहीं खुला छोड़ सकते हैं। यह प्रोविजन अभी रिडंडेंट हो गई है और इसीलिए कानून में सुधार लाना यह काम लेजिस्लेचर का है, यह काम सरकार का है और वह अपने काम से चूक रहे हैं, इसीलिए इसका भुगतान सामान्य नागरिक को करना पड़ रहा है। जी राहुल जी, अब मैं बिल्कुल, आप भी क्योंकि पार्टी और वो सारी बात हम एक तरफ रखते हैं क्योंकि आप भी एक मुंबईकर हैं, मुंबई आपका भी शहर है। मैं आपसे पूछूं कि जब अभी आप ड्रामा, थिएटर, इन तमाम चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा अफसोस लगता है कि शहर में एक वर्ल्ड क्लास, एक हाई क्लास ऑडिटोरियम आपको देखने को नहीं मिलता। देश की इकोनॉमिक कैपिटल है। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रयास रहा है कि मुंबई शहर को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाए, जो हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, वह सही मायने से उसे पूरा हक है एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनने, वर्ल्ड क्लास शहर बनने का, मगर सरकार पूरी तरह से इसमें असफल रही है। आप ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, ना ही इधर अच्छा ऑडिटोरियम है, ना ही इधर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, ना ही इधर, यदि एक टूरिस्ट मुंबई में आता है तो टूरिस्ट को आप 1.5 दिन से ऊपर मुंबई में एंटरटेन नहीं रख सकते हो। आप मुंबई महानगर पालिका का प्रयास देखिए, उन्होंने दिए हुए एफर्ट्स देखिए, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं मुंबई शहर में हर जगह। मुंबई शहर में म्यूजियम्स अच्छे बनाए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं बीएमसी ने। तो इस प्रकार का प्रयास यदि गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है और पूरा यकीन है कि मुंबई एक वर्ल्ड क्लास शहर बन के रहेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ नार्वेकर साहब जो सीएनबीसी आवाज की मुहिम है उससे सहमत नजर आ रहे हैं कि मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बहुत जरूरत है और यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत कुछ और ऑफर करने की जरूरत है। राइट, कुछ बेहतर ऑडिटोरियम्स हो, कम से कम कोई टूरिस्ट आए तो उसको सड़कें बेहतर मिले, सुविधाएं अच्छी मिले, आसानी से एटलीस्ट ट्रैवल कर सके वो। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे NACL के नए कॉन्ट्रैक्ट पर लगी है रोक। क्या बंद होने जा रहा है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, देखिए इस ब्रेक के बाद। देश के सबसे बड़े स्पॉट एक्सचेंज नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के कामकाज पर सरकार ने कड़ा एतराज जताते हुए इसके नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। एफएमसी ने साफ कर दिया है कि स्पॉट एक्सचेंजों को सिर्फ 1 दिन के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ही इजाजत है। सिर्फ 5 साल का सफर और एक्सचेंज पर ताला लगाने की नौबत। जी हां, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के साथ कुछ ऐसा ही होने की आशंका है। सरकार ने इसके कामकाज के तरीकों पर कड़ा एतराज जताते हुए नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। एक्सचेंज को मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को भी तय समय में निपटाने का आदेश दिया गया है। सरकार ने एक्सचेंज को नियमों का पालन करने की हिदायत देते हुए एफएमसी को इसके कामकाज पर बारीक नजर रखने को कहा है। सरकार ने यह NACL को दिया है आदेश कि वे अंडरटेकिंग दे कि वे कोई फर्दर या फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। सेक्शन 27 ऑफ FCRA में गवर्नमेंट ने NACL और 2 और स्पॉट एक्सचेंजेस को एग्जेम्प्ट किया हुआ है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 डे ड्यूरेशन के ट्रेड करने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट का जो आदेश हुआ है इसका उनको पालन करना है। दरअसल NACL के खिलाफ शिकायत मिलने से FMC ने इसकी पड़ताल की थी। जांच में FMC ने NACL को अपने प्लेटफॉर्म पर बगैर इजाजत के शॉर्ट सेलिंग कराने का दोषी पाया था।
NSCL को एक दिन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कराने की इजाजत थी, लेकिन ये ट्रेड के सेटलमेंट में 11 दिन से ज्यादा का वक्त ले रहा था, जिसे FMC ने FCRA का उल्लंघन माना था। सरकार को इस रिपोर्ट के बाद ही एक्शन लिया है। हालांकि NSCL की दलील है कि सरकार ने सिर्फ नियम बनने तक ही नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगाई है। सरकार ने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर कोई रोक नहीं लगाया है। सरकार ने सिर्फ बेटर रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के लिए ऐसा बोला है कि नया कॉन्ट्रैक्ट तभी इशू होना चाहिए जब उनका बेटर रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम, बेटर रेगुलेशन का सिस्टम बन जाए। देश में 5 साल से स्पॉट एक्सचेंज पर कारोबार हो रहा है, लेकिन इसका रेगुलेटर अभी तक तय नहीं हो सका है। सरकार ने इसके कामकाज पर नजर रखने के लिए FMC को कहा है, लेकिन कानून के अभाव में FMC बाजार के इस नए कॉन्सेप्ट को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए वायदा बाजार आयोग ने सरकार से स्पॉट एक्सचेंजों के लिए अलग से कायदे तय करने की मांग की है। नीरज राय के साथ प्रज्ञा सिंह, मुंबई। और गिरती बिक्री ने ब्लैकबेरी को सस्ता फोन लॉन्च करने पर मजबूर किया। लेकिन क्या 25,000 के नए नवेले ब्लैकबेरी Q5 में है दम? करेंगे दूसरे स्मार्टफोन से तुलना इस ब्रेक के बाद। स्मार्टफोन की जंग में ब्लैकबेरी पीछे छूटता जा रहा है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी उसे फायदा नहीं पहुंचाया। आखिरकार अब ब्लैकबेरी प्राइस वॉर में कूद पड़ा है। उसके नए सस्ते स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अंकित वेंगुर लेकर। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लगभग 2 सालों से ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स का यही रुख चल रहा था। किसी जमाने में इंडिया में और पूरी दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड ब्लैकबेरी एंड्रॉइड और आईफोन के लॉन्च होने के बाद इस कदर लुढ़क गया कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसको होश संभाले हुए। लेकिन आज लॉन्च हुआ ब्लैकबेरी Q5 OS 10 पर चलने वाला टच एंड टाइप QWERTY डिवाइस शायद इस इक्वेशन को बदल सकता है। आइए देखते हैं ऐसा क्या है इसमें चमत्कारी। कीमत, कीमत और सिर्फ कीमत। ब्लैकबेरी Q5 लॉन्च हुआ है 24,990 रुपए के प्राइस टैग के साथ। यानी ब्लैकबेरी की सबसे लेटेस्ट OS 10 पर चलने वाला ये सबसे सस्ता फोन है। और शायद इसीलिए इस बात का अंदाज इस फोन को हाथ में लेने के साथ ही हो जाता है। 3.1 इंच की टच स्क्रीन है तो बड़ी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ, पर आजकल के फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन के मुकाबले कम पड़ती है। माना कि इसकी स्क्रीन महंगे Q10 जैसी ही है, लेकिन ब्लैकबेरी का मुकाबला गैलेक्सी S4 और iPhone 5 से है, खुद से नहीं। नए OS 1.2 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 2 GB रैम की बदौलत Q5 मक्खन की तरह चलता है। इंटरनल मेमोरी 8 GB है और अगर आप चाहें तो माइक्रो SD कार्ड से उसे 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल के जमाने में Q5 का कैमरा नाम की ही तरह 5 मेगापिक्सल का है। वीडियो चैट और BBM वीडियो कॉल के लिए 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम फीचर्स मौजूद हैं। 2180 mAh बैटरी से दिन भर की बैटरी लाइफ मिल जाती है। ब्लैकबेरी Q5 ब्लैकबेरी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडसेट है। OS 10 पर चलता है, टच एंड टाइप है, फंकी रेड कलर में आता है एंड यूथ सेंट्रिक है। लेकिन जो बेसिक 2 चीजें मुझे खटक रही हैं वो है प्राइस 25,000, खास करके एक ऐसे मार्केट में जहां पर 10,000 रुपए के लिए आपको 5 इंच स्क्रीन साइज के लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले क्वाड कोर प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स मिलते हैं। इतने सस्ते मार्केट कॉम्पिटिशन के मुकाबले 25,000 की ये प्रीमियम ऑफरिंग कैसे खरी उतरेगी? क्या आप खरीदोगे? मुझे बताइए। @AnkitV मेरा ट्विटर हैंडल है। गो देयर एंड लेट मी नो 25,000 में क्या Q5 आप खरीदेंगे या नहीं। ब्लैकबेरी के लिए ये शायद आखिरी मौका होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आवाज at 9 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।